हेलो एवरीवन दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास के ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो क्लास के एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सेशन बेहतरीन लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके गाइस, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के क्वेश्चंस एंड आंसर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़रा देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन एनालिसिस। प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा विश्लेषण करने में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या मेज़र करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को आंसर में बताना है। ठीक है, तो गाइस एक बार जस्ट हम इसको सेट कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं सप्लाई यानी कि पूर्ति। ठीक है, सप्लाई से होता है आपका यानी कि आपका पूर्ति, सप्लाई से आपका हो गया पूर्ति। दूसरा आपका आता है सप्लाई के बाद पूर्ति, पूर्ति के बाद आता है डिमांड यानी कि मांग। बोथ डिमांड एंड सप्लाई यानी कि डिमांड और मांग दोनों। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे पूछा गया है ना तो डिमांड और ना ही आपका सप्लाई यानी कि नाइदर डिमांड नॉर सप्लाई। तो गाइज देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए जो निकाला जाता है वो आपका डिमांड के लिए यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि डिमांड जो होती है, ठीक है, डिमांड जो होती है आपका डिमांड जो होती है यानी कि जिसे आप लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का हमेशा प्राइस यानी कि कीमत और आपका क्वांटिटी के साथ, याद रखिएगा, कीमत और क्वांटिटी के साथ हमेशा दोनों में एक नेगेटिव रिलेशन होता है। याद रखिएगा, कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है आपका डिमांड और सप्लाई के अंदर। ठीक है, तो देयर आर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो डिमांड और आपका सप्लाई के साथ हमेशा कैसा रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव ऋणात्मक संबंध आपका पाया जाता है। यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या मैंने बोला, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की कम हो जाती है। ठीक है, अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका होता है डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप जो हमेशा नेगेटिव होता है। इसीलिए इनसे बनने वाला जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमेशा रिड्यूस होगी, प्राइस के गिरने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड के बीच हमेशा कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो और याद रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ marginal rate of substitution is an important tool of which analyzes then the demand analysis। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, डिमांड हमेशा कंज्यूमर के लिए होती है यानी कि उपभोक्ता के लिए होती है, बल्कि सप्लाई हमेशा सप्लायर के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सप्लाई हमेशा सप्लायर के लिए होती है, बल्कि डिमांड हमेशा किसके लिए होती है, कंज्यूमर के लिए होती है। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियरली समझ आ गई है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे सवाल ये है, एक अर्थव्यवस्था के सामने वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं
का एक चित्र में प्रस्तुति को क्या कहते हैं, यानी कि वैकल्पिक उत्पादन संभावना, यानी कि अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कि अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका किसमें आपका दर्शाया जाता है इनको, मतलब ये जो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है इसको आप किसके थ्रू दर्शाते हैं, उत्पादन संभावना आप कह सकते हो, वैकल्पिक उत्पादनों की संभावना, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र से, मार्जिनल कॉस्ट कर्व सीमांत लागत वक्र से, लॉरेंस कर्व से, या एवरेज कॉस्ट कर्व औसत लागत कर्व से। तो देखिए अल्टरनेटिव यूजेस की बात जब भी होती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो वहाँ पर अल्टरनेटिव्स की बात आएगी, और जब अल्टरनेटिव्स की बात आती है तो उस कंडीशन में याद रखिएगा, हमेशा याद रखना ये बात कि जब भी अल्टरनेटिव की बात आएगी तो वहाँ 2 या 2 से अधिक आइटम होंगे। तो ये वैकल्पिक प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। याद रखिएगा, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, यानी कि 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने का कौन काम करता है, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है, जो कि आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। यह आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये 2 वस्तुओं के विभिन्न यानी कि आपका पॉसिबल रेट्स को दिखाने का काम करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु के उत्पादन को जब बढ़ाना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा बताता है कौन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ही पॉसिबल होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, द नेक्स्ट वन इज, अगला सवाल क्या आता है, द आर्क मेथड इज यूज टू मेजर। आर्क विधि का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, जो आर्क मेथड का यूज किया जाता है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, आर्क मेथड। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता को मापने के लिए किया जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु मापने के लिए किया जाता है। इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व, मांग वक्र पर 2 बिंदुओं के बीच लोच को दिखाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता को दिखाता है। तो बच्चे देखिए आर्क मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। जो आर्क मेथड दिया गया है, आर्क मेथड याद रखिएगा 2 पॉइंट्स यानी कि डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है, अगर आप में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो वहां पे भी मैं आर्क विधि पढ़ाती हूँ, यानी कि आर्क मेथड पढ़ाती हूँ। आर्क मेथड यानी कि तिरछी मांग की लोच। तिरछी मांग की लोच हमेशा डिमांड कर्व की लोच को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 2 पॉइंट्स पे कोई भी व्यक्ति यानी कि 2 गुड्स होते हैं उसके अंदर। एक तो इसके अंदर होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, जिसे आप प्रतिस्थापन वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु भी कहते हैं, पहला आता है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम हमेशा पूरक वस्तुओं के रूप में जानते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो ये याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ने एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। किसके, एक दूसरे के स्थान पर। एक दूसरे के स्थान पर कैसे कि मान लीजिए एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। हम लोग अगर रिफ्रेशिंग की बात करें तो मॉर्निंग में कुछ लोग टी पीते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। जब हम एक मिडिल क्लास की बात करते हैं तो बच्चे जब आपका टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो जब टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और एक कॉमन मैन उस टी को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा और वो कॉफ़ी पीने लग जाएगा, यानी कि वो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है। तो जैसे ही टी के प्राइसेस बढ़े कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, और जैसे ही टी के प्राइसेस गिर जाते हैं, ठीक है, यानी कि कम हो जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड गिर जाती है। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब एक के प्राइस बढ़ गए तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई, एक के प्राइस गिर गए तो दूसरे की डिमांड
डिमांड गिर जाती है। तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब भी मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपका एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस, यानी कि जीना एक साथ और मरना एक साथ, यानी कि टुगेदर ही काम करते हैं, एक दूसरे के साथ ही वर्क करते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करते, तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कार एंड पेट्रोल, कार के बिना पेट्रोल अधूरी है, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है। जैसे कि पेन और इंक, ठीक है, पेन के बिना इंक नहीं चलेगी और इंक के बिना पेन नहीं चलेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क मेथड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो इन्हीं दो वस्तुओं के बीच ये बताता है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट ले लिए तो प्राइस में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से क्वांटिटी चेंज हुई, और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है ये आर्क मेथड से पता लगता है, ठीक है। तो आर्क मेथड इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो वेल, आई होप आपको ये आर्क मेथड समझ आ गई होगी। ओके ओके गाइस, सो वेल आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियरली समझ आ गई हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो आता है आपका, द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड एक्स इज एन इंफीरियर गुड एंड वाई इज अ नॉर्मल गुड। मतलब बोला गया यदि आय का प्रभाव ऋणात्मक है, ऋणात्मक प्रभाव है आय का, यानी कि आपका इनकम बढ़ने से, इनकम, ठीक है, इनकम को हमेशा रिप्रेजेंट मेरे प्यारे बच्चों वाई से करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इनकम का रिप्रेजेंटेशन वाई से। इनकम के बढ़ने पर डिमांड हम किसी भी चीज़ की गिर जा रही है, यानी कि नेगेटिव प्रभाव तो यही हो गया, ऋणात्मक प्रभाव बोल रहा है, नेगेटिव प्रभाव बोल रहा है, ठीक है, तो डिमांड गिर जा रही है। इनकम अगर गिर जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट है। और बोला गया है गुड एक्स एक इन्फीरियर गुड है, एक गुड एक्स है वो एक इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर क्या होते हैं, घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, घटिया वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका कोई भी कह सकते हो कि चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, मतलब उनकी कोई वैलिडेशन नहीं होती है, इसीलिए उन्हें घटिया वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। तो घटिया वस्तुएं उनको बेसिकली आप कहते हो, ठीक है। तो घटिया एक्स इज एन इन्फीरियर गुड एंड जो वाई है वो नॉर्मल गुड है, जो एक आपका एक कोई भी व्यक्ति इजीली अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड है, ठीक है। देन द इनकम कंज्यूम कर्व विल स्लोप, जो आपका इनकम का कंज्यूमर कर्व है उसका स्लोप क्या होगा। तो गाइस देखिए, घटिया वस्तुओं के लिए हमेशा आपका इनकम का ऋणात्मक संबंध होता है। अगर इनकम बढ़ जाती है तो व्यक्ति घटिया वस्तुओं को कम कर देता है, अगर इनकम उसकी कम हो जाती है तो घटिया वस्तुओं को खरीदना ज़्यादा कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर उसकी मजबूरी है। जस्ट 2 मिनट। ओके गाइस, तो देखिए घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, यानी कि ये चलेंगी तो चांद तक, नहीं चलेगी तो शाम तक, सिंपल सी बात है, यानी कि इनकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती है। पर अगर मैं वहीं पे जब बात करती हूँ किसकी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, बेसिकली अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल गुड्स की बात करती हूँ तो नॉर्मल गुड्स व्यक्ति की इनकम के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो आपका देन द कंज्यूमर डिमांड स्लोप बैकवर्ड लैंडिंग, बैकवर्ड आपका बेंडिंग टू द लेफ्ट, बाईं और पीछे की ओर झुकता है, स्लोप स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, नीचे की ओर दाईं ओर ढलान में, स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा बन जाता है या कांस्टेंट रहता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो गाइस याद रखिएगा बैकवर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका घटिया वस्तुओं की भी बात हुई है तो इसीलिए वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है
द कर्व दैट कनेक्ट द वेरियस टेंजेंसी पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व्स एंड वेज लाइन। अनादिमान वक्र और वेतन रेखा के विभिन्न स्पर्श रेखा बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र क्या है। देखिए आपको बताना है जो इंडिफरेंस कर्व और आपका वेज रेखा को, वेज आपका लाइन को जोड़ता है उसे आप क्या कहते हैं, आइसो रेवेन्यू कर्व कहते हैं, वेज ऑफर कर्व कहते हैं, बजट लाइन या आइसो क्वांट कर्व कहते हैं, तो आइसो कॉस्ट कर्व कहते हैं। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व अनादिमान वक्र होता है। अनादिमान वक्र याद रखिएगा, यह वक्र उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। यह वक्र उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। ठीक है, जो उपभोक्ता का एक संतुष्टि का स्तर है, उस संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है कि कोई भी गुड खरीदने पे वो उपभोक्ता कितना आपका संतुष्ट हुआ, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप तटस्थ, ठीक है, तटस्थ वक्र कहते हैं। तटस्थ वक्र को अनादिमान वक्र भी कहा जाता है, याद रखने का। ठीक है, तटस्थ वक्र को अनादिमान वक्र भी कहा जाता है। एंड यू कैन से इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो उसे आप इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है, याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व है, याद रखना। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल होता है। किससे, मूल बिंदु जीरो के उत्तल होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व हमेशा उत्तल होता है। अवतल क्या होता है बेटा, अवतल होता है पीपीसी कर्व इस तरीके का, इसे आप कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, कॉनकेव, या आप इसे अवतल कहते हैं। तो याद रखिएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे आप पीपीसी कहते हैं, ये हमेशा मूल बिंदु के कॉनकेव होता है, और आपका जिसे आप इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ये हमेशा मूल बिंदु के कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आप लोगों को याद रखने योग्य बात है, और वो बात ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये कंज्यूमर के संतुष्टि के लेवल को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व आपका एक व्यक्ति के संतुष्टि के कई स्तर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, तो जब मैंने पिज़्ज़ा खाया ना बेटा, तो वो पिज़्ज़े से मुझे ज़रूरी नहीं है कितनी सेटिस्फेक्शन आएगी, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी आ सकती है, मुझे कम सेटिस्फेक्शन भी आ सकती है। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन आई है, ठीक है, पिज़्ज़ा को खाने के बाद मेरी जो सेटिस्फेक्शन आई है, ठीक है, वो पहली बाइट में अलग होगी, सेकंड बाइट में अलग होगी। तो इसीलिए एक ही उसके ऊपर कई सारे इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, और जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होता है, याद रखिएगा, जितना आपका यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आप लोगों को जरा देख लीजिएगा इसको, है ना, जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होता है, उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर उतना ऊंचा होता है। ठीक है, होता है, यानी कि आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ IC1 पे एक कंज्यूमर संतुष्ट है, पर वो इससे ज़्यादा संतुष्ट IC1 पे है, और IC1 से ज़्यादा संतुष्ट वो IC3 के ऊपर है। ठीक है, तो जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होता है उतना ही होता है। पर यहाँ बोला गया अनादिमान वक्र और आपका वेतन रेखा को कौन सी लाइन टच करती है, तो वो हमेशा याद रखिए वेज ऑफर लाइन, वेतन प्रस्ताव आपका वक्र हमेशा टच करता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला आता है, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द रिसोर्स एलोकेशन इज डन बाय। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में बोला गया है, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। जो एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टोटल इंडस्ट्री के द्वारा, कुल उद्योग के द्वारा, मोनोपोलीज एकाधिकारों के द्वारा, फ्री मार्केट मैकेनिज्म यानी कि मुफ्त बाजार तंत्र होता है, या गवर्नमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है। तो बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा आपका कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करती है। याद रखिएगा, जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को आपका प्रमोट करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को पूंजी प्रधान, ठीक है, पूंजी प्रधान
तकनीक कहा जाता है। पूंजी प्रधान तकनीक और एक होता है बेटा, याद रखिएगा, एक तो होता है पूंजी प्रधान तकनीक और एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक। याद रखिएगा, श्रम प्रधान तकनीक, ठीक है, इसे आप श्रम प्रधान तकनीक के नाम से जानते हैं। एक आपका हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक हो गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, याद रखिएगा, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, याद रखिएगा, वो हमेशा, याद रखना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमेशा आपका प्रमोट करती है लेबर यानी कि श्रमिकों को। यानी कि किसी भी उद्योग में जब श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव पे काम करिए, पर वहीं पे जब आपकी बहुत ज़्यादा मशीनों की होती है, ठीक है, बड़े ज़्यादा पैसा होता है लोगों के पास, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आपका जो कैपिटलेस होती है, पर ये फ्री मार्केट मैकेनिज्म पे चलती है, वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इज़ फ्री, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपका पूरी तरह से फ्रीली वर्क करती है विदाउट एनी प्रोहेबिटेशन एंड ऑल, ठीक है। इसको आपका किसी भी प्रकार के कोई भी आपका प्रतिबंध, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं लगी होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्री, ठीक है, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई भी वो नहीं होता है। सो वेल, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ चीज़ों को और देखते हैं। तो अगला आता है, नेक्स्ट वन क्या आता है देखते हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एज, बढ़ती अवसर लागत का सिद्धांत उत्पादन संभावना वक्र को किस प्रकार का बना देता है। बढ़ती अवसर लागत, अब बच्चों यहाँ सवाल आता है कि ये अवसर लागत क्या होती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे बेसिकली आप अवसर लागत के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है, देखिए, अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, आप सिंपली ये कह सकते हैं आपका, जब कोई भी व्यक्ति एक बेस्ट अल्टरनेटिव यूज चॉइस करे। मान लीजिए अभी मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, पर मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी का ऑफर मिला है, बट आई एम वेरी ओके विद दिस कंपनी ऑल्सो, ठीक है, मैं इस कंपनी में भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उस कंडीशन में, देखिए, उस कंडीशन में वो कंपनी मुझे और बेहतर ऑफर कर रही है, तो जब मैं एक ये वाले बेस्ट अल्टरनेट को दूसरे बेस्ट अल्टरनेट के लिए छोड़ रही हूँ, तो मुझे कुछ लागतें पड़ रही होंगी, जैसे कि मुझे कई बार ऑफिस, मतलब यहाँ से मेरा घर पास पड़ता हो, या मुझे यहाँ पे और कन्वीनियंस चीज़ें हों, पर लेकिन सैलरी ने, वहाँ की सैलरी ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि एट दी एंड अगर देखा जाए तो प्राइम ऑब्जेक्ट हमारा सैलरी होता है, ठीक है। तो गाइस, उस कंडीशन में मैंने इस कंपनी को स्विच कर दिया, ठीक है। तो मतलब एक बेस्ट ऑप्शन के लिए मैंने दूसरे बेस्ट ऑप्शन को जब छोड़ दिया है, तो उसे मैं अवसर लागत कहती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि जो बढ़ती हुई अवसर लागत होती है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसा बना देती है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपीसी कर्व। तो बढ़ती अवसर लागत की वजह से, क्योंकि व्यक्ति दो चीज़ों का उत्पादन करता है, मान लीजिए एक तो हो गए एप्पल और एक हो गए ऑरेंजेस, ठीक है, वो आपका दो चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, एक एप्पल का ऑरेंजेस का। तो जैसे जैसे वो एप्पल का उत्पादन बढ़ाता है, वैसे वैसे उसे ऑरेंजेस का कम करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वो एक बेस्ट अल्टरनेट चॉइस के लिए दूसरे बेस्ट अल्टरनेट चॉइस को जब छोड़ता है, तो उसका उत्पादन कर कुछ इस तरीके से मुड़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु के हमेशा अवतल बन जाता है, यानी कि आपका कॉनकेव बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसा बन जाता है, कॉनकेव बन जाता है। तो क्वेश्चन यही था आप लोगों का, सवाल ये पूछा गया था आपसे कि आपका अपॉर्चुनिटी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एज वर्टिकल कॉनकेव टू द ओरिजन हॉरिजॉन्टल कॉन्वेक्स। तो ये आपका हो जाएगा कॉनकेव टू द ओरिजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो कॉनकेव टू द ओरिजन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल आता है, if the consumer is affected by principle of
डिमॉनेस्ट्रेशन इफेक्ट। तो गाइस ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आता है आपका मैच द फॉलोइंग, आपको सही मैचिंग करनी है। पहला आपका जो सवाल बोला गया है, देखते हैं पहला क्या बोला गया है, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है तरलता जाल। तरलता जाल की जो थ्योरी दी गई है, लिक्विडिटी की थ्योरी दी गई कि हाउ टू इंक्रीज लिक्विडिटी एंड ऑल, जो ये तरलता जाल की जो थ्योरी दी गई है वो किसने दी गई है, एच गुसेन ने दी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि आपका मतलब प्रतिफल के घटते प्रतिफल का नियम, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम, ठीक है, याद रखिएगा, घटते प्रतिफल का नियम, ठीक है। जेएम किन्सन मार्जिनल यूटिलिटी, ये जेएम किस मार्जिनल यूटिलिटी की आपका अवधारणा है। डायमंड वाटर, डायमंड वाटर क्या, रॉबर्ट गिफिन पैराडॉक्स के अंदर आते हैं। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। एडम स्मिथ, डिमांड फॉर इंफीरियर यानी कि घटिया वस्तुओं की मांग, ठीक है। यूगिन आपका स्लस्की, तो ये आपके किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चे। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप जो दिया ये आपका जेएम किन्स मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा दिया गया है, तो मतलब ए का सही है बी, ठीक है। तो एक का जो करेक्ट हो जाएगा वो भी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो दिया है ये एच गुसेन ने दिया, यानी कि 2 का हो गया ए, ठीक है। डायमंड वाटर, डायमंड वाटर आपका इग्विन स्लस्की ने दिया है, तो इसीलिए 3 का हो जाएगा ई। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नहीं सॉरी, डायमंड वाटर का जो दिया है 2 का हो जाएगा ए, और डायमंड वाटर का जो दिया है वो एडम स्मिथ ने, आई एम सॉरी, ठीक है। तो डायमंड इफेक्ट का हो गया डी, और 4 है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसका ई हो जाएगा। फिर आपका आता है फिफ्थ यानी कि इसका हो जाएगा सी, यानी कि डिमांड फॉर आपका इंफीरियर, ये रॉबर्ट गिफिन पैराडॉक्स में आते हैं। इंफीरियर हमेशा गिफिन पैराडॉक्स में ही आएंगे, ठीक है, तो रॉबिन गिफिन पैराडॉक्स में आते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो गाइस अकॉर्डिंग टू ए का बी भी पहले वाले तो ये कट गए, तो ये दोनों बचे, ठीक है, ए का बी। फिर इसके बाद सेकंड का ए, तो सेकंड का ए कहाँ पे है, इसके अंदर है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी सारी की सारी, है ना। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपका इस तरीके से आपके एक क्वेश्चन में हमने 5 चीजें हम इसमें याद कर सकते हैं कि कौन सा किसने दिया है। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का नियम क्या कहता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं या जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो शुरुआत में उसमें हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। तो याद रखिएगा शुरुआत में हमेशा क्या मिलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, पर धीरे धीरे जाके वो रिटर्न आपके स्थिर हो जाते हैं या कांस्टेंट हो जाते हैं, और अगर उनमें एक पॉजिटिव चेंजेस ना किए जाएं तो धीरे धीरे वो गिरने लग जाते हैं, और जब वो गिरने लग जाते हैं इसी को डिमिनिशिंग लॉ के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिमिनिशिंग लॉ के रूप में बेसिकली जाना जाता है। तो वेल आई होप आपको मेरी समझ आ गई होगी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला सवाल आता है, in a free market economy the point at which the production possibility curve will operate depends upon the, एक मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था में एक बिंदु जिस पर उत्पादन संभावना वक्र संचालित होगा निर्भर किस पर करती है, ठीक है। एक मुफ्त आपका बाजार अर्थव्यवस्था में वह बिंदु जिस पर उत्पादन संभावना वक्र संचालित होता है वो किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुफ्त बाजार वो होता है जहां पर डिमांड, याद रखिएगा डिमांड और सप्लाई स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती हैं, ठीक है। तो मुफ्त बाजार वो होता है वेयर द डिमांड एंड सप्लाई फ्रीली मूव, ओके, तो वो आपके मुफ्त बाजार के रूप में हम कहते हैं, ठीक है। तो इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स पहला आता है। बोला गया है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम मतलब किस पे डिपेंड करता है, विभिन्न वस्तुओं के लिए उत्पादन की मांग पर निर्भर
निर्भर करता है। दूसरा आता है पैटर्न ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के आवंटन के पैटर्न पे निर्भर करता है। तीसरा आता है सप्लाई ऑफ द डिफरेंट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, उत्पादकों द्वारा विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति पर निर्भर करता है। गवर्नमेंट डिसीजन, सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। तो देखिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में 2 या 2 से अधिक वस्तुएं होती हैं, इसीलिए विभिन्न वस्तुओं के आपका उपभोक्ता मांग पर निर्भर करेगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है द अमाउंट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट कमोडिटी फॉर गोन फॉर द प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कम्युनिटी इज मतलब इज नोन एज, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए छोड़ी गई अगली सर्वोत्तम वस्तु की इकाई क्या होती है। मतलब एक बेस्ट अल्टरनेट चॉइस के लिए जब आप दूसरे बेस्ट अल्टरनेट को छोड़ देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनीय लागत हम लोग कहते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट यानी कि आपका अवसर लागत के रूप में जाना जाता है, या टोटल एवरेज कॉस्ट कुल औसत लागत के रूप में, या टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि आपका कुल निश्चित लागत के रूप में। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में हम उसे जानते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में हम उसे जानेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है या अपॉर्चुनिटी अवसर लागत वह लागत होती है जब एक बेस्ट अल्टरनेट के लिए हम दूसरे बेस्ट अल्टरनेट को छोड़ देते हैं या उसके साथ सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस की कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज द करेक्ट, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है इन अ केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट, घटिया माल के मामले में आय क्या प्रभाव करती है। ठीक है, घटिया माल के मतलब उसमें आय का कैसा प्रभाव रहता है। घटिया वस्तुएं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ठीक है, इंफीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड की जब भी बात होती है तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इन्फीरियर गुड्स को कोई भी व्यक्ति 2 कंडीशन में ही लेना पसंद करता है। इन्फीरियर गुड, घटिया वस्तुओं को कोई भी व्यक्ति 2 सिचुएशंस में लेना पसंद करता है। 2 सिचुएशंस क्या होती हैं, 2 सिचुएशन का मतलब हो गया उनको लेना हमेशा वो पसंद करेगा। देयर आर ओनली 2 सिचुएशंस। ठीक है, और वो 2 सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, व्यक्ति के पास पैसा है पर लेकिन वो महंगे वस्तुएं नहीं खरीद सकता है क्योंकि वो कंजूस है। दूसरा, वो जब लेगा जब कि उसकी जेब ढीली है। तो याद रखिएगा अगर उसके एक इनकम का जब केस आता है तो याद रखिएगा इनकम जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जब उसकी इनकम ज़्यादा होती है तो वो घटिया वस्तुओं के लिए अपनी डिमांड हमेशा कम रखता है क्योंकि उनकी ज़्यादा है। क्योंकि हम कंजूसों को कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि कंजूस जो होते हैं ना गाइस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है। और इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ऑल अबाउट द एवरेज। इकोनॉमिक्स एक है और एवरेज की स्टडी है। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज को लेंगे। तो किसी भी एक एवरेज जीवन में जब एक इनकम बहुत ज़्यादा होती है आपका तो घटिया वस्तुओं की डिमांड कम होती है। जब आपका इनकम कम हो जाती है तो घटिया वस्तुओं की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इक्वल टू द 0, शून्य के बराबर है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, देखिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इक्वल टू 1 है यानी कि 1 के बराबर है। तो गाइस देखिए बढ़ गई है और ये घट गई है। ठीक है, तो यानी कि देयर आर नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कैसा संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन, उल्टा संबंध होता है। अगला सवाल आता है आपका इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन द नंबर ऑफ इट्स क्वांटिटी परचेज राइस आपका प्रोपोर्शनेटली हाउ एवर द प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई रिमेन सेम व्हाट इज द शेप ऑफ द प्राइस कंजप्शन कर्व। बोला गया है यदि वस्तु एक्स की कीमत में गिरावट आती है तो उसकी खरीदी गई मात्रा की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, वस्तु वाई की खरीदी गई मात्रा समान रहती है तो आपका उपभोग वक्र का आकार कैसा होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होगा, वर्टिकल होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा। तो बच्चे कैसा होगा, तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल आता है राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अनदर इंडिकेशन। अर्थव्यवस्था में एक उत्पादन संभावना वक्र से दूसरे उत्पादन की ओर बढ़ना क्या इंगित करता है। ठीक है, ये क्या शो करता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ द फर्मों की संख्या में वृद्धि को बताता है। इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को बताता है। इंक्रीज इन कंजप्शन, खपत में यानी कि उपभोग में वृद्धि को बताएगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत में वृद्धि को बताएगा। तो ये किसको बताएगा, जल्दी से मुझे ऑप्शन में बताइएगा विच इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विच इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो गाइस देखिए, आपका राइट वर्ड सिर्फ जो दिखाता है इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को इंगित करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर है। यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज फुल्ली एंड मस्ट इफेक्टिवली एंड देयर बाय प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाय अ फर्म, इंडस्ट्री और एन एंटायर इकोनॉमी इज नोन एज। मतलब यहाँ पे बोला गया है एलोकेशन ऑफ इफिशियंसी, इकोनॉमिक बोला गया है उपलब्ध यानी कि आपका पर्याप्त संसाधनों का पूरी तरह और सबसे प्रभावी ढंग से प्रयोग, और इस प्रकार एक फर्म, उद्योग या पूरी अर्थव्यवस्था द्वारा संसाधनों की दी गई मात्रा के साथ अधिकतम संभावना उत्पादन का के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ द एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी। तो गाइस देखिए, इसे हम हमेशा टेक्निकल एफिशिएंसी के नाम से जानेंगे। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अनादिमान वक्र का ढलान मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है। उत्तल का मतलब क्या हो गया? उत्तल का मतलब हो गया इस तरीके से, तो ये तो सही है, ठीक है, तो इसी तरीके का होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। हायर इंडिफरेंस कर रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उच्च अनादिमान वक्र आपका उच्च सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, तो ये भी सही है। द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज शेप्ड इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अनादिमान वक्र का आकार पूरक वस्तुओं के मामले में मतलब आपका आकार का होता है, मतलब परफेक्टली होता है, यानी कि पूर्ण रूप से आकार का माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अनादिमान वक्र एक दूसरे को ना तो स्पर्श करते हैं और ना ही प्रतिषेध करते हैं, यानी कि बोला गया है आपका इंडिफरेंस कर्व नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट विद द ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये पूर्ण पूरक वस्तु है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं आता है इंडिफरेंस कर्व में, इसीलिए आपका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा वो